है, मान लीजिए सप्लायर एडवोकेट है और रिसिपिएंट कोई रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, मुझे एक बात बताइए होगा क्या? ये एडवोकेट रजिस्टर्ड है, ऑब्वियसली ये भी रजिस्टर्ड, ये जब इसको सर्विसेज सप्लाई करेगा तो इसको लोग B2B सप्लाई बोलेंगे या B2C? हेलो, B2B। B2B सप्लाई है ये। अब B2B यस सर। सप्लाई में ये सप्लायर इनवॉइस रेज करेगा या नहीं करेगा? यस और नो? यस सर। करेगा। करेगा। ये इनवॉइस में कौन सी एक बात का ख्याल रखेगा? शुरू करते हैं हम लोग। तो नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज के इस अमेंडमेंट के सेशन में आपका स्वागत है। फाइनेंस बिल 2024, बजट 2024, 23 जुलाई 2024 जो जीएसटी में अमेंडमेंट आए थे, कुछ सेक्शंस हम लोग कर चुके हैं, जैसे 128A जो एमनेस्टी स्कीम है, 16(4) जिसमें 30 नवंबर 2021 किया गया, और तीसरा 74A ये भी कर चुके हैं। और अब बाकी अमेंडमेंट्स हम लोग कर रहे हैं आपके साथ, और ये तीनों की वीडियोस हमने यूट्यूब में डाल दी। और यूट्यूब के दर्शकों से ये बात कहना चाहता हूं कि अगर आप इस लाइव डिस्कशन का पार्ट होना चाहते हैं तो जीएसटी लिटिगेशन ग्रुप हम लोग चलाते हैं, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे दिए गए फोन नंबर पे कॉल करके डिटेल पता कर। दूसरा, हमने जीएसटी कोर्स, सारा का सारा जीएसटी कोर्स हमने यूट्यूब में अपलोड कर दिया है। और सब्सक्राइब के अलावा और एक बटन होता है ज्वाइन, उसको ज्वाइन बटन को प्रेस कीजिए और आपको बाकी डिटेल मिल जाए। आज जो हम लोग अमेंडमेंट करने वाले हैं वो अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 31 ये करेंगे आपके साथ, और उसको रिलेट भी करेंगे। आइए पहले पूछता हूं आपसे सवाल। जीएसटी में दो तरह के टैक्स हैं, एक फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म और दूसरा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म किस सेक्शन में है? सेक्शन 9 सब सेक्शन, जल्दी बताइए। 3 और 4। 3 में एक नोटिफिकेशन आता है, रेट नोटिफिकेशन आएगा, और उसमें लिखा हुआ है कि जैसे जीटीए में मैंडेटरी रिवर्स चार्ज, एडवोकेट की सर्विसेज लेंगे तो मैंडेटरी रिवर्स चार्ज सर्विसेज है, और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, बाकी कई तरह, करीब करीब मान लीजिए 22-23 तरह के सर्विसेज है जिसके ऊपर मैंडेटरी रिवर्स चार्ज है, और एक गुड्स भी है जहां पर भी मैंडेटरी रिवर्स चार्ज। बाकी 9(4) जनरल रिवर्स चार्ज है, लेकिन अब इसको रियल एस्टेट से रिलेटेड ही लिखा हुआ है। जैसे सीमेंट खरीदते हैं और अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीदते हैं तो वो रिवर्स चार्ज। तो दोनों ही केस में अब देखिए रिवर्स चार्ज में होता क्या है। मान लीजिए सप्लायर है, मान लीजिए सप्लायर एडवोकेट है और रिसिपिएंट कोई रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, मुझे एक बात बताइए होगा क्या? ये एडवोकेट रजिस्टर्ड है, ऑब्वियसली ये भी रजिस्टर्ड, ये जब इसको सर्विसेज सप्लाई करेगा तो इसको लोग B2B सप्लाई बोलेंगे या B2C? हेलो, B2B। B2B सप्लाई है ये। अब B2B यस सर। सप्लाई में ये सप्लायर इनवॉइस रेज करेगा या नहीं करेगा? यस और नो? यस सर। करेगा। करेगा। ये इनवॉइस में कौन सी एक बात का ख्याल रखेगा कि दिस सप्लाई डिक्लेरेशन। चार्ज, इसमें टिक लगाएगा? टिक करना पड़ेगा। टिक करना पड़ेगा। डिक्लेरेशन देगा। नहीं, डिक्लेरेशन क्यों देगा? सिर्फ टिक लगाएगा। जीटीए थोड़ी है जो डिक्लेरेशन दे रहा है, कुछ पढ़ रहा है। तो इनवॉइस में सिर्फ टिक लगा देगा। इसके बाद ये जीएसटीआर 1 में ये फॉर्म, ये इनवॉइस की डिटेल डाल देगा। हेलो, किसमें डालेगा? B2B में सर, वन में डालेगा। मुझे एक बात बताइए, ये टैक्सेबल, अच्छा अब ये B2B में डालेगा तो टैक्सेबल वैल्यू मान लीजिए 100 लिखा है तो टैक्स क्या लिखेगा? 0। टैक्स क्या लिखेगा? 0। जी सर, उसके सामने फॉरवर्ड चार्ज पे टिक किया हुआ है ना साहब, उसकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी रिलायंस की। नहीं, रिवर्स चार्ज में टिक किया हुआ है, इसका मतलब इसको तो टैक्स नहीं देना है। हेलो, नहीं देना। जी सर। लेकिन ये टैक्स का अमाउंट कुछ लिखेगा या नहीं लिखेगा? लिखेगा सर। लिखेगा। मान लीजिए 9 रुपया 9 रुपया लिख देता है, करेक्ट? हाँ हाँ, सामने वाले को ईयर 1 इसके पास, रिसिपिएंट के पास ऑटो पॉपुलेट होके कहाँ आएगा? RCM। कहाँ है? इस फॉर्म में आएगा। 2A और TV में लो आता है, 2B में आता है। तो अब ये 2B मान लेते हैं, करेक्ट है? अब 2B में अगर आ गया है तो अब ये रिसिपिएंट को क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। क्या पड़ेगा? चलन भर के फिर क्रेडिट देना पड़ेगा, ऑटोमेटिक चालान क्रिएट होगा। रिसिपिएंट इस रिवर्स चार्ज पे जो इसको टैक्स देना, 1 में कोई डिटेल आएगी? 1 में उसका डिटेल नहीं आएगा, रिसिपिएंट में आएगा। 3B में आएगा। 3B में आएगी। हाँ 3B में आएगी, और 3B में कॉलम है, टेबल नंबर 3 है ना? हाँ 3 उसमें वो टैक्स का टैक्सेबल वैल्यू लिखेगा और टैक्स अमाउंट लिखेगा और ये पे कर देगा, करेक्ट है? यस सर। क्या इसका सेम मंथ में क्रेडिट भी क्लेम कर लेगा? यस 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 इसका वो क्रेडिट भी क्लेम कर ले। ये कैश में पेमेंट करेगा यस। और इसका वो क्रेडिट क्लेम कर लेगा, करेक्ट है? हाँ तो अब बताइए, अब अगर यही रजिस्टर्ड नहीं होता, अनरजिस्टर्ड से होता तो क्या? पूरा सिस्टम को समझिए ताकि ये क्लैरिटी। अच्छा, ये क्रेडिट कब तक क्लेम कर सकता है ये बता दीजिए। मान लीजिए ये ट्रांजेक्शन हुआ है, 30 नवंबर, ये ट्रांजेक्शन हुआ है 4 अक्टूबर 2023 को, इसका वो क्रेडिट का लास्ट डेट ऑफ क्लेम क्या है?
नवंबर 30, 2024। 23-24, सर 24-25, 30 नवंबर 2024। 24। नए बदलाव के हिसाब से तो जब इनवॉइस बना है एक मिनट सरफराज, अलग जगह जा। तो 30 नवंबर, मुझे एक बात बताइए, क्या इस रिसिपिएंट को इनवॉइस रेज करने की जरूरत है? नो सर, नहीं, क्यों? रजिस्टर्ड है। उस पे दे दिखा है क्योंकि ये फॉरवर्ड का। P2P सप्लाई है, हाँ ये इनवॉइस रेज कर ही रहा है, इस पर टिक Yes. लगा ही रहा है, बोलता है आपका इनवॉइस मैं रेज कर देता हूँ, टिक लगा के आपको दे देता हूँ, बाकी सब फॉर्म में आ ही रहा है ऑटोमेटिक। करेक्ट। लेकिन अगर यही एडवोकेट अनरजिस्टर्ड सप्लायर होता, अनरजिस्टर्ड पर्सन होता और इंडस्ट्री लिमिटेड को यानी कि रिसिपिएंट को सर्विस प्रोवाइड करता, तो बताइए मेरे को, सर सेल्फ इनवॉइस बना था। इनवॉइस एक एक कर स्टेप बाय स्टेप, क्या ये इनवॉइस कर पाता है? नो इनवॉइस सर आता लेकिन जीएसटी इनवॉइस नहीं आता। जीएसटी जीएसटी इनवॉइस नहीं, टैक्स इनवॉइस नहीं जाए। जीएसटी इनवॉइस अगर नहीं है तो उसका कोई नाम दे देते हैं, हाँ क्या नाम देते हैं? इनवॉइस देते थे सर, इनवॉइस खाली बिल बोल देते हैं, बिल बोलते, बिल। इनवॉइस बोलते, कुछ भी बोलते थे। डॉक्यूमेंट बोल देते हैं, यस। तो लीगल टर्म हो गया, बिल या डॉक्यूमेंट बोल देते हैं, करेक्ट है? हाँ ये बिल और डॉक्यूमेंट देगा, करेक्ट? मान लीजिए ये बिल और डॉक्यूमेंट का जो डेट है वो 4 अक्टूबर 2023 है। अच्छा, पहले सर्विस प्रोवाइड करेगा या पहले डॉक्यूमेंट दे रहा होगा? मतलब सर्विस फिर बाद में डॉक्यूमेंट। चलिए, तो सर्विस का प्रोविजन का डेट हम लोग लिख देते हैं 3 अक्टूबर 2023 को वो सर्विस प्रोवाइड कर दिया, करेक्ट? अब इसको 4 अक्टूबर 2023 को डॉक्यूमेंट दे दी, क्या इस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड या रिसिपिएंट क्रेडिट क्लेम कर पाएगा? नो, नो नहीं। तो चरण बनना पड़ेगा आरसीएम का उसका। इसको क्रेडिट क्लेम करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट नेसेसरी है? सेल्फ असेसमेंट टैक्स आरसीएम पेड करना पड़ेगा। सेल्फ इनवॉइस इनवॉइस नेसेसरी है ना, 16 सेक्शन 2 का क्लॉज है, देयर शुड बी इनवॉइस। सर सेल्फ इनवॉइस आएगा। हाँ, आए रहा हूं, तो इसका मतलब इसको डॉक्यूमेंट जनरेट करना जरूरी है। कौन सा डॉक्यूमेंट जनरेट करेगा? ये टैक्स इनवॉइस, जिसको हम लोग सेल्फ इनवॉइस भी बोल रहे हैं, अपने आप को इनवॉइस कर देगा ये कहाँ लिखा हुआ है? 31 में सेक्शन 31 सब सेक्शन 3 क्लॉज एफ में लिखा हुआ है। कब? व्हेन? 30 डेज फॉर रेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। सर आई थिंक नहीं लिखा है अभी तक। तो ये लिखता है, हम आपको अभी पढ़ेंगे हम लोग, जिस डेट को आपको सर्विस रिसीव हुआ है उस डेट को वो इनवॉइस जनरेट होना चाहिए। हेलो, जिस डेट को सर्विस रिसीव हुआ है उस डेट को इनवॉइस जनरेट होना चाहिए। पहले मैं दिखला दें, हाँ दिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है? ये 31(3)(f है, जो बोल्ड में है वो चेंज हो रहा है, करेक्ट? रुक जाइए, देखिएगा, जो बोल्ड में है वही चेंज हो रहा है। 31(3)(f), notwithstanding anything contained in subsection 1 and 2(f), a registered person who is liable to pay tax under sub 3 or 4 of section 9 shall, ये मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, ये बोल्ड में, ये तो अभी ऐड हो रहा है फाइनेंस बिल 2024 में। issue an invoice in respect of goods or services or both received by him from the supplier who is not registered on the date of receipt of goods or services, लिखा हुआ है। यस सर। अब आते हैं वापस, अब मैं फिर से पूछ रहा हूँ, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ये B2C सप्लाई है, कब इनवॉइस इशू करेगा? सेल्फ इनवॉइसिंग कब करेगा? ऑन द रिसीट ऑफ सर्विसेज। रिसीट ऑफ सर्विसेज क्या है? ओ बिल डेट का, जो 3 बिल डेट है। अक्टूबर 2023। बिल डॉक्यूमेंट तो बाद में दे रहा है, ओ। तो सर्विसेज रिसीव हुआ 3 अक्टूबर 2023। अब मुझे एक बात बताइए, अगर इनवॉइस इशू कर दिया है तो क्या इसको 3 अक्टूबर 2000 यानी कि अक्टूबर महीने में टैक्स देगा या नहीं देगा, ये कौन सा सेक्शन डिसाइड करेगा? हेलो, रिटर्न बनना पड़ेगा, सेक्शन 39 में दिखाएगा, फिर बाद में उसका लायबिलिटी उसका। अच्छा एक बात बताइए, नहीं, एक बात बताइए, 3 अक्टूबर 2023 को इनवॉइस रेज कर दिया, क्या रेज, अच्छा पेमेंट कब किया होगा इसने? विद इन 30 डेज करना ही पड़ेगा। नहीं, पेमेंट तो कभी भी करेगा, 1 साल बाद, 2 साल बाद, क्या फर्क पड़ता है? नेक्स्ट 20 डेज। मान लीजिए पेमेंट कर रहा है 6 नवंबर 2023 को, कोई दिक्कत? नॉट एन इश्यू सर, विद इन टाइम। तो आपके पास जो डेट आ रही है, मान लीजिए पेमेंट की डेट आ रही है 6 नवंबर 2023, जो सर्विसेज रिसीव किया है वो डेट क्या आ रही है? 3 अक्टूबर 2023, और जो बिल और डॉक्यूमेंट जो आपके पास मिला है उसकी डेट है 4 अक्टूबर 2023। तो किस डेट को रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड इस आरसीएम पे टैक्स पे? पेमेंट की डेट को, सर्विसेज के डेट को, और यही सेल्फ इनवॉइस भी है, किस डेट को? मैं आपको एक बात और बता, आपको ध्यान में आ जाएगा। मान लीजिए आप गुड्स सप्लाई करते हैं, उसका एडवांस मिला, क्या इसके ऊपर जीएसटी देंगे? नहीं। कहाँ लिखा हुआ है? नहीं देना है। मैं कह रहा हूँ पेमेंट भी हो गया, सेल्फ इनवॉइस भी हो गया, बिल का डॉक्यूमेंट भी मिल गया जो अनरजिस्टर्ड
पर्सन से, क्या मुझे टैक्स की लायबिलिटी आ जाएगी? हेलो, मैं बता तो सकता हूं, लेकिन मैं चाह रहा हूं आप दिमाग पे जोर डालिए, मैं क्या पूछना चाह रहा हूं। एडवांस गुड्स का अगर एडवांस मिलता तो बोलते नहीं नहीं पैसा तो मिल गया लेकिन जीएसटी की लायबिलिटी नहीं आएगी। सर्विसेज का मिल जाता तो आ जाती। ये कहाँ लिखा हुआ है, किस चैप्टर में लिखा हुआ है, किस सेक्शन में लिखा हुआ है? वो तो नोटिफाई हुआ है ना सर। हाँ ठीक है, किस सेक्शन में नोटिफाई हुआ है? लायबिलिटी किस समय अराइज होगी, ये इस 12-13 टाइम ऑफ सप्लाई। यस, टाइम ऑफ सप्लाई, वही टाइम ऑफ सप्लाई। अब इसका टाइम ऑफ सप्लाई कौन सा होगा? तो सेक्शन 13 देखना होगा। और जब सेक्शन 13 में जाते हैं तो भाई साहब आपको जानकर आश्चर्य होगा, टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में कुछ लिखा ही नहीं। सेक्शन 13 सब सेक्शन 3, इन केस ऑफ सप्लाई, ये सब बोल्ड मैं हटाता हूं नहीं तो कंफ्यूजन होगा। इन केस ऑफ सप्लाईज इन रेस्पेक्ट ऑफ विच टैक्स इज पेड और पेबल और लाइबल टू बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग डेट्स, नेमली ए और बी ही था, याद रखिएगा, सी बाद में ऐड। द डेट ऑफ पेमेंट एज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रिसिपिएंट और द डेट ऑन विच पेमेंट इज डेबिटेड इन हिज बैंक अकाउंट, व्हिचएवर इज अर्लियर। मान लीजिए पेमेंट ही नहीं हुआ, द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और एनी अदर डॉक्यूमेंट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड बाय द सप्लायर। ये जो है द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 days, ये जो 60 days की कहानी है, फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और एनी अदर डॉक्यूमेंट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड इन लिeu thereof बाय द सप्लायर। यही तक फुल स्टॉप था, बाकी तो बाद में ऐड हुआ है। यहाँ सप्लायर कौन है? एडवोकेट। रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड दोनों हो सकता है। हेलो, अगर यहीं पर फुल स्टॉप है तो सप्लायर रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड दोनों हो सकता है, यस और नो? क्या वजह? तो अगर ये सप्लायर रजिस्टर्ड, अगर रजिस्टर्ड है तो टाइम ऑफ सप्लाई तो बहुत आसान है ना, जो जिस डेट को इनवॉइस इशू किया है उसी डेट को आपका टू बी में ऑटो पॉपुलेट होके आ जा रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर अनरजिस्टर्ड है तो ये लिखता है फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस वो इशू नहीं कर सकता, लीगल टर्म है, और एनी अदर डॉक्यूमेंट। तो एनी अदर डॉक्यूमेंट कौन सा हो गया? 3 अक्टूबर 2023 हो गया, यस और नो? सर Yes. 4 अक्टूबर होगा ना सर अदर डॉक्यूमेंट्स। 3 को तो सर्विस दे रहा है, 4 को जारी कर रहा था। ओके ठीक है, चलिए जो भी, मतलब हाँ डॉक्यूमेंट बाद में दे रहा है, करेक्ट। तो इसका मतलब अगर अनरजिस्टर्ड सप्लायर से अगर कोई किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट मिल जाता है तो वहां से 60 days है। अब उन्होंने चेंज क्या किया? 2 जगह चेंज किया। एक तो 31(3)(f) में हम लोग तो इसी तरह से इंटरप्रेट कर रहे थे 60 days वाला, लेकिन इन्होंने चेंज क्या किया? सेल्फ इनवॉइस कब इशू करेगा? बोला रजिस्टर्ड पर्सन लायबल टू पे शैल विद इन द पीरियड एज में बी प्रिस्क्राइब। पहले सेल्फ इनवॉइस कब इशू करना था? ऑन द डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। और टाइम ऑफ सप्लाई कब आ रहा था? बाद में आ रहा था। इसके अकॉर्डिंग 60 days डॉक्यूमेंट से, मैं आपको फिर से एक बार समझाता हूँ डॉक्यूमेंट डेट। सर्विस की डेट मान लीजिए ये 3 अक्टूबर 2023, इनवॉइस की डेट है 4 नवंबर 2000, सॉरी इनवॉइस नहीं, डॉक्यूमेंट की डेट है 4 नवंबर 2023, पेमेंट हुआ नहीं। अब मैं सेल्फ इनवॉइस कब इशू करूं? पुराना इमीडिएट 60, सॉरी पहले इनवॉइस, सेल्फ इनवॉइस कब इशू करूंगा? ऑन द डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, यानी कि 3 अक्टूबर 2023 को, यस और नो? सर अब टाइम ऑफ सप्लाई में आता हूं तो टाइम ऑफ सप्लाई ये कहता है कि ये डेट, मान लीजिए पेमेंट हुआ ही नहीं, मान लीजिए पेमेंट हुआ ही नहीं, द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और एनी अदर डॉक्यूमेंट इन लिeu thereof बाय द सप्लायर। सप्लायर का डेफिनेशन कहीं पर लिखा हुआ है कि रजिस्टर्ड ही होना चाहिए या कोई भी हो सकता है। द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, यानी कि ये इनवॉइस से 60 days, 3 अक्टूबर में 60 days काउंट करूं, यहां से 60 days काउंट करूं, या फिर एनी अदर डॉक्यूमेंट से 60 days काउंट करूं, यहां से 60 days काउंट। कंफ्यूजन आ रहा है समझ में आपको? तो टाइम ऑफ सप्लाई का प्रोविजन में क्लैरिटी नहीं है, तो इन्होंने क्या किया, एक लाइन और जोड़ी, इन केसेस वेयर इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड बाय द सप्लायर। तो यहां पर इस लाइन का मतलब क्या हुआ? इन केसेस वेयर इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड बाय द सप्लायर, इस लाइन का मतलब बताएंगे? रजिस्टर्ड पर्सन जो होता है ना उसके लिए जोड़ दिया है, मान लिया है। इसका मतलब ये सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन के लिए है, बी वाली लाइन सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन के लिए है। अब सी उन्होंने एक एक्स्ट्रा जोड़ा, द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द रिसिपिएंट, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड हमारे एग्जांपल में, इन केसेस वेयर इनवॉइस इज टू बी इशूड बाय द रिसिपिएंट, और which is the cases when the invoice is issued by the recipient, 31(3)(f). अब नए अमेंडमेंट्स को देखेंगे तो ये क्या कह रहा है कि सर्विसेज यहां रिसीव हुई, डॉक्यूमेंट 4 नवंबर 2023 को मिला, सेल्फ इनवॉइस की डेट बताइए, किस डेट को सेल्फ इनवॉइस जनरेट करना है? अमेंडमेंट के बाद किस डेट को सेल्फ इनवॉइस इशू करना है? वो तो नोटिफाई होगा ना। विद इन द पीरियड एज में भी प्रिस्क्राइब्ड, प्रिस्क्राइब का मतलब रूल्स में जाके प्रिस्क्राइब होगा ये। हेलो, तो ये मान लीजिए 60 days ही कर देते हैं ये, तो सेल्फ इनवॉइस कब इशू करना है इसको? सर ये लूपहोल था ना। हाँ हाँ,
पॉइंट नंबर सी जो था वो लूपहोल था, हाँ, एम्बिग्यूटी जनरेट कर रहा था। क्योंकि ये इश्यू जब भी करेगा जब मस्क मंथ आया तब हाँ, कभी भी इश्यू कर पा रहा है। the recipient and the case where the invoice सी जो पार्ट था सी, उसमें कब क्या कर रहे थे, जब आरसीएम की लायबिलिटी 4-5 साल के बाद जब पता चला कि रह गई है तो उसी टाइम पे भर देते थे और क्रेडिट ले लेते थे। करेक्ट। अब आप समझिए इस चीज, अब आप फिर से समझिए, ये विद इन द पीरियड एज में भी प्रिस्क्राइब, ये डेट प्रिस्क्राइब होगा और ये डेट प्रिस्क्राइब मान लीजिए 60 डेज हो गया, सो 60 डेज कब से काउंट होगा? फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ सर्विस। मोस्ट प्रॉब्ली यही होना चाहिए। डॉक्यूमेंट कभी मिला नहीं मिला ये तो, लेकिन सर्विस कब रिसीव हुआ ये भी नहीं पता लगता है। तो इसमें कुछ रूल बनाएंगे, इनको मिक्स कर विच एवर इज अर्लियर, वहां से 60 डेज या 90 डेज का टाइम दे देंगे। तो मान लीजिए 60 डेज का टाइम दे दिया, 60 डेज में आपको सेल्फ इनवॉइस इशू का जिस डेट का सेल्फ इनवॉइस होगा उस डेट को आपको टाइम ऑफ सप्लाई। हेलो, क्लैरिटी है या नहीं है? किसी का कोई सवाल है तो पूछिए फिर। क्लियर ना? अब आगे आई, इसी से रिलेटेड एक सर्कुलर भी आया 16/4 में कि अगर अनरजिस्टर्ड सप्लायर से अगर आप सर्विसेज ले रहे हैं तो आपका क्रेडिट क्लेम करने का लास्ट डेट क्या होगा? उस फाइनेंशियल ईयर में जिस फाइनेंशियल ईयर में सर्विसेज रिसीव हुआ है या उस फाइनेंशियल ईयर में जिस ईयर में इनवॉइस जनरेट किया है, कौन सा? इनवॉइस जनरेट का आया था ना सर? इनवॉइस जनरेट का आया था, तो सर्विसेज वाला नहीं है, जिस ईयर में आपने इनवॉइस जनरेट। करेक्ट है। अब मुझे एक बात बताइए, आप सोच के बताइए, अगर आपको पिछले समय में मतलब बिफोर अमेंडमेंट इनवॉइस कब आपको रेज करना चाहिए था? ऑन द डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, लेकिन इसका टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में कुछ पता ही नहीं लग रहा था। तो इंटरेस्ट की लायबिलिटी आएगी, बिफोर अमेंडमेंट की बात कर रहा हूं, क्या 122 की पेनल्टी आएगी? नहीं आएगी। नहीं है, लेकिन ये सर्कुलर कह रहा है कि आपको इंटरेस्ट की भी लायबिलिटी आएगी और पेनल्टी की भी लायबिलिटी आएगी। तो इस सर्कुलर को ऑब्वियसली फिर चैलेंज करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई वो कैसे कैलकुलेट कर रहा है। अच्छा, इन केसेस वेयर द रिसिपिएंट issues the said invoice after the time of supply of the said supply and pays tax accordingly, he will be required to pay interest on such delayed payment of tax। और टाइम ऑफ सप्लाई का बारे में अभी कंफ्यूजन है। तो आफ्टर अमेंडमेंट तो ये सर्कुलर बखूबी काम करेगा, इन बिफोर अमेंडमेंट ऑब्वियसली डिस्प्यूट होगा ही। तो ये एक अमेंडमेंट था जो हमने कर। तो 31 और सेक्शन 30। सर एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ गोपाल जी सर पूछिए। इसका पेमेंट के साथ लिंक है कि अगर मैंने पेमेंट कर दिया और सेल्फ इनवॉइस नहीं किया, हाँ, तब टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा। तो फिर तब फिर